ओके, सो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी तुम्हारे नाम से ही क्लियर है। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब कि कोई एक एलिमेंट कोई दूसरे एलिमेंट को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देना। फॉर एग्जांपल मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज ए एंड बी एक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन एक सी एलिमेंट से हो रही है। तो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो सी एलिमेंट है वो बी की जगह ले लेगा। मतलब तो सी एलिमेंट है वो बी को रिप्लेस कर देगा। ठीक है। और जो तुम्हारा बी है ये ऐसे बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे एक किसी कंपाउंड में। ठीक है। तो इसको अगर हम रीड करते हैं, सबसे पहले इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। ठीक है। Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take about 10 ml of copper sulfate solution. Tie 2 iron nail with the thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep one iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of the copper sulfate solution in the test tube A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with with the one kept aside. तो बेसिकली इसमें क्या किया इन्होंने? दो सोल्यूशन बनाए टेस्ट ट्यूब में, ए एंड बी। और दोनों में क्या इन्होंने करा? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करा। ठीक है। अब इन्होंने क्या करा? एक सोल्यूशन में आयरन नेल इसमें इमर्स कर दी। ठीक है। और एक आयरन नेल को बाहर रख लिया। तो बेसिकली क्या होगा? इस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी कोई, जिसकी वजह से इसका कलर चेंज होगा और इस आयरन नेल का कलर चेंज होगा। तो हमने एंड में क्या करना है? जो भी इसमें कलर चेंज तुम्हें ऑब्जर्व होगा उसको तुमने ओरिजिनल सोल्यूशन जो कि CuSO4 था उससे कंपेयर करना है। और जो आयरन नेल है उसका कलर जो कि तुम्हारा ओरिजिनल आयरन नेल था उससे कंपेयर करना है। तो देखते हैं इसमें रिएक्शन किस तरह की होती है। ये देखो, इसमें क्या होता है? आयरन नेल जो कि तुम्हारा बाहर रखा है, जो सोल्यूशन में नहीं डाला, वो वैसा का वैसा रहेगा जो कि उसका ओरिजिनल कलर होता है। लेकिन जो आयरन नेल तुमने कॉपर सल्फर सोल्यूशन में डाला था उसका देखो कलर चेंज हो गया। सिमिलरली कॉपर सल्फर सोल्यूशन का जो जिस कॉपर सल्फर सोल्यूशन में तुमने आयरन नेल डाला था उसका कलर चेंज हो गया। इसका मतलब इस टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है। So question is, why does the RNL become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fades? So basically क्या है? सपोज हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, अगर जो तुम्हारी पहले स्टेटमेंट थी उसको हम अगर लिखिए तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर हमने आयरन डाला। ठीक है। और हमें पता है कि इसका कलर चेंज हो गया, जो हमें ऑब्जर्वेशन से पता लग रहा है। तो इसका मतलब है कोई ना कोई रिएक्शन हुई है। तो अगर हमें दो इस तरह के रिएक्टेंट्स दे रखे हैं तो हमें अगर मैं खुद सोचिए कि रिएक्शन इसमें क्या हो सकती है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, जो Fe है वो यहाँ पे किसी न किसी एक की जगह ले लेगा। तो वही यहाँ पे हुआ है। तो आयरन है विच इज़ इन सॉलिड इन फॉर्म, CuSO4 है जो कि एक्वस फॉर्म में कॉपर सल्फेट। इनकी रिएक्शन होती है, जो हमारा Fe है जिसको आयरन कहते हैं, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और उसकी जगह अपने आप को अपना बॉन्ड बना लेगा SO4 से। तो यहाँ पे FeSO4 विच इज़ फेरस सल्फेट प्लस CuSS सॉलिड बाहर निकल जाएगा। तो तुम्हारा ब्लू कलर है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की वजह से है। तो तुम्हारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं रहा तो उसका ब्लू कलर भी चला गया। ठीक है। बेसिकली तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as displacement reaction. ठीक है। वैसे ही अगर मैंने दो और एग्जांपल्स देखिए, देखिए Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। सिमिलरली इसमें क्या है? देखो जो हमारा Zn है सॉलिड है, उसको अगर हम एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाल दिए तो वो क्या करेगा? Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद बॉन्ड बना लेगा SO4 से, जिससे जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली लेड और कॉपर क्लोराइड का रिएक्शन है, इसमें भी तुम्हारा लेड है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा।
अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जैसे कि देखो यहाँ पे Fe है, CuSO4 है, हमने आयरन को कॉपर सल्फेट में डाला, लेकिन आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों कर दिया? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टिविटी का। कुछ एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दूसरे एलिमेंट से। तो देखो नेचर में या यूनिवर्स में कोई भी चीज़ है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमेशा वहाँ पे जाना चाहते हैं। जैसे कि हम हमेशा सोना चाहते हैं क्योंकि उसमें हम मोस्ट स्टेबल होते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर को डिस्प्लेस क्यों करता है? क्योंकि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो तुम्हारा आयरन है इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा। पर उसी के ही डिफरेंस में जैसे यहाँ पे देखो FeSO4 एक्यूस है, अगर हमने इसके अंदर Cu डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, Cu Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, वो सेम कंडीशन रहेगी। क्योंकि कॉपर है वो कमज़ोर है आयरन से, हम उससे लड़ाई कर पाते हैं ना जो कि हमसे कमज़ोर होगा। अगर हमसे कोई ताकतवर आ जाएगा तो मुझसे लड़ाई नहीं करते, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव दैन Fe। वैसे ही इन दोनों केस में Zn इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, जिसकी वजह से Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और लेड है वो भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, जिसकी वजह से वो इसको डिस्प्लेस कर पाते हैं, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है? तो इसके लिए ना एक सीरीज़ होती है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ बोलते हैं। अगर तुम्हें उसको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जानना चाहते हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो टॉप पे जो होता है वो होता है हमारा पोटेशियम। मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल्स लिख रहा हूँ, उसके नाम तुम्हें पता ही होंगे, तुम पता लगा सकते हो। इसके सबसे पहले होता है पोटेशियम, इसको हम ये वाला, जिसका सिंपल होता है के, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सोडियम, फिर उसके बाद आता है हमारा बेरियम, फिर उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम, फिर उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है निकल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा हाइड्रोजन, जो कि एक तरह से मेजरमेंट के फॉर्म में होता है कि हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन के नीचे। एक होता है ना, हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं हम उसकी एक बेस लाइन बना लेते हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ पे काम करता है उस बेस लाइन का। तो उसके नीचे आते हैं तुम्हारा सबसे पहले आता है कॉपर, फिर तुम्हारा आता है मरकरी, फिर तुम्हारा आता है सिल्वर, फिर गोल्ड, और फिर आता है प्लेटिनम, ठीक है। तो हमारा एक तो तुम्हें ना इसमें इसको याद करने के निमोनिक्स होते हैं जो तुम पता लगा सकते हो। मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा तुम खुद सोचोगे कि तुम कोई निमोनिक तुम्हें खुद बनाते हो तो वह ज़्यादा देर तक याद रहता है। नहीं तो इससे बहुत सारे निमोनिक्स है वो ऑनलाइन प्रेजेंट है, तुम वो खुद सर्च करके देखना, ये तुम्हारा होमवर्क है। अब जो नीचे है ऊपर से नीचे तक इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में रिएक्टिविटी डिक्रीजेज। तो हम अगर इसका एग्जांपल लिए, सपोज यहाँ पे आयरन एंड कॉपर है, इसमें हम देखिए आयरन कहाँ पे है, ये रहा तुम्हारा आयरन, और कॉपर कहाँ पे है, कॉपर तुम्हारा नीचे है। इसका मतलब आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे था जिंक, कॉपर से मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। इसमें एक रह गया निकल के नीचे, तो यहाँ पे लेड, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा जो थर्ड रिएक्शन है लेड, वो भी तुम्हारा कॉपर से मोर रिएक्टिव है पर वो आयरन और निकल से कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसके आगे चलते तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले जब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन शुरू करी थी मैंने उसमें एक बेसिक एग्जांपल दिया था तुम्हें कि सपोज ए बी, ये तुम्हारा कंपाउंड है, सी और डी के बीच में रिएक्शन हो रही है। तो मैंने कहा सपोज यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, अब ए का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी सपोज सी के साथ, और बी की बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी डी के साथ, ठीक है। इसमें तुम्हें मैंने एग्जांपल लिया था बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकेज वाले, जब सबसे हमने शुरू किया था ये टॉपिक। तो अगर तुम्हें गौर से देखो तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो कि सी है वो यहाँ पे बी को डिस्प्लेस कर रहा है, और इसके रिस्पेक्ट में जो बी है वो यहाँ पे सी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर हम इसका नाम से मतलब लें डबल डिस्प्लेसमेंट, जिस भी रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट
दूसरे एलिमेंट को 2 बार डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, वैसे जैसे कि यहाँ पे 2 को देखो, यहाँ पे देखो भाई एक कंपाउंड है, यहाँ पे 2, यहाँ पे दूसरा कंपाउंड है। किसी एक कंपाउंड का एलिमेंट दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस करेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो वो एलिमेंट है उस कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड की जगह ले लेगा, तो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे एक्टिविटी पर क्या देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल के लिए। टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है इन अ सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब देखो तुम इस रिएक्शन को देखो, हमने यहाँ पे इक्वल मोल्स लिए दोनों के, तो जब हम टेस्ट ट्यूब में काम कर रहे हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल है ना। जब दोनों को हमने अब मिक्स करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance form is known as precipitate. ये बहुत जरूरी है। ये अगर तुम लैब्स में जाते हो ना या कोई भी काम करते हो, कोई भी लैब्स में तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के, है ना। तो उसमें ना ये प्रेसिपिटेट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मोस्टली जो तुम्हारे कंपाउंड्स होते हैं वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सपोज तुमने कोई भी रिएक्शन करा, जो तुम्हारा कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बन गया। ठीक है, विच इज इन सॉलिड फॉर्म, और ऊपर तुम्हारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो तुम्हें क्या करना होता है, जब तुम्हें ये चाहिए होता है तो तुम इसको फिल्टर करते हो। तुम्हारा एक फ़िल्टर पेपर आता है स्पेशल, तो फिल्टर पेपर को क्या करते हो, फोल्ड करके एक फनल होती है, क्योंकि मैं इसको रब कर दूँ। भाई ना यहाँ पे एक फनल होती है इस तरह की लैब में, तो फिल्टर पेपर को फोल्ड करके इसके ऊपर लगाया जाता है, फिर जो सोल्यूशन है इसके ऊपर गिरा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। जो कि सोल्यूशन होता है वो तो बाहर निकल जाता है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाता है वो तुम्हारी प्रेसिपिटेट होती है। जब इसको सुखाने के बाद जो तुम्हारा प्रेसिपिटेट होता है वो बाहर निकल जाता है। प्रेसिपिटेट बहुत जरूरी होता है, इसको हम वैसे भी इसको हमने पहले ही पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से, चैप्टर की स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल आई थी ना एक, उसमें भी नीचे सोल्ड फॉर्म का बना था। ठीक है, तो इसको कोई भी मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री में, जो भी तुम्हारे कंपाउंड्स बनते हैं वो मोस्टली प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, यू विल ऑब्जर्व अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑफ कोर्स प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में तो इनसॉल्युबल होगा, इज फॉर्म दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन है तुम इसको एक नाम के अंदर क्लासीफाई कई बार नहीं कर सकते। कोई भी एक रिएक्शन है वो कई बार 2-3 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई भी होती है। जैसे कि तुमने वो देखा था पीछे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाली, तो कोई भी रिएक्शन सिर्फ एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्लासीफाई नहीं होगी, वो एक सब पार्ट होगा किसी एक बड़ी रिएक्शन का। वैसे ही यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब जो ये है ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, पर यही रिएक्शन तुम्हारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी एग्जाम्पल है। क्योंकि इसमें क्या है, तुमने 2 एक्वस सोल्यूशन लिए, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया, उसके आखिर में क्या बना, तुम्हारा सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सोल्यूशन बना, और उसके अंदर बेरियम सल्फेट का तुम्हारा सॉलिड बना, जो कि टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे है, जो बेरियम है उसने इसमें सोडियम को डिस्प्लेस किया, और जो यहाँ पे सोडियम है उसने यहाँ पे बेरियम को डिस्प्लेस किया, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। ठीक है, अब what causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 minus and Ba2 plus. बेसिकली आयन्स का एक्सचेंज हो गया। तो तुम यहाँ पे देखो सोडियम तो तुम आयनिक फॉर्म में लिखे और SO4 माइनस, ऐसी बेरियम क्लोराइड Ba प्लस और Cl माइनस, Ba2 प्लस एंड Cl माइनस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, आयन्स का एक्सचेंज हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, इसलिए तुम्हारी डेफिनेशन आ गई जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही जो तुम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, मतलब वही है जो तुमने ऊपर जो हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, उसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, पर ये अगर 2 बार ही हो जाए, दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार होने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 कंपाउंड चाहिए।
तो एक कंपाउंड का एलिमेंट दूसरे कंपाउंड का एलिमेंट को एक्सचेंज करेगा और उसी के ही उसके खिलाफ जो ये वाला एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट का वो उसको एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, और बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं फिर इसके आयन एक्सचेंज होगी जो कि तुम डेफिनेशन में यूज़ करोगे। तो हम चलते हैं आगे। अब हमारी आती है लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के ना, अगर मैं यहाँ पे पूरा टॉपिक है जो इसको मैं 4 पॉइंट्स में समअप करना हो तो क्या होगा। देखो ऑक्सीडेशन, तुम नाम से तुम याद रख सकते हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन मतलब जो भी रिएक्शन ऑक्सीडेशन के अंदर आती है उसको ऑक्सीजन पसंद है। तो इन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होती है और या फिर हाइड्रोजन की रिमूवल होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिसके नाम में ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन आ जाए इसका मतलब उसको ऑक्सीजन से प्यार है। इसके दूसरे खिलाफ अगर मैं रिडक्शन की बात करिए, ये ऑक्सीडेशन के बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। इसको कहते हैं हम एंटी ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, बस इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है मतलब इसको हाइड्रोजन पसंद होगी, तो इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी। जिन भी रिएक्शन में हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है उनको रिडक्शन, उन रिएक्शन को रिडक्शन बोलते हैं। या फिर इसमें ऑक्सीजन की रिमूवल होगी। ठीक है, और मैं इसको एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये एग्जांपल है, सपोज कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रहा है, CO बन रहा है। अब देखो कॉपर और यहाँ पे इसको कंपेयर करो, तो यहाँ पे कॉपर है और तो यहाँ पे कॉपर है। इसमें क्या हो रहा है, इस कॉपर में ऑक्सीजन की एडिशन हो गई। इसका मतलब क्या है, कॉपर को ऑक्सीजन पसंद है। इसका मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है ना। सिमिलरली इसमें देखो CO प्लस H2 CuH2, और यहाँ पे कॉपर है जो, इसको इस कॉपर से कंपेयर करो, इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, है ना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखा ही होगा यहाँ पे थ्योरी में ना, वो मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगा बाद में। वैसे यहाँ पे H2 है, H2 में क्या हो रहा है, अगर इसको हम इससे कंपेयर करिए H2O से, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। इसका मतलब H2 को ऑक्सीजन पसंद है, इसका मतलब इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, है ना। अब हम अगर इसको थ्योरी पढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा क्लियर कर दिए यहाँ से ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्टिविटी। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। बेसिकली ये रिएक्शन की एक्टिविटी है। यहाँ पे चाइना डिश में हमने क्या किया, कॉपर पाउडर लिया और उसको हीट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा हमारा। द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड। अबे ब्लैक सब्सटेंस बना क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो कॉपर है उसको जब तुमने हीट किया उसकी रिएक्शन होगी और वो उसने तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड बना लिया। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, जो कि यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन में दिखाया गया। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर अ हीटेड मटेरियल ऑफ CuO, if hydrogen gas is passed, the black coating of the substance turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हमने पहले कॉपर पाउडर को हीट किया तो उसके कॉपर ऑक्साइड बन गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई। जो हमारा कॉपर पाउडर था इसके ऊपर हमारी ब्लैक कलर की कोटिंग आ गई ऑफ CuO। जब अब हमने CuO को फिर से हाइड्रोजन, CuO के ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस को पास किया तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन की रिएक्शन हो गई इससे और कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, और जिसकी वजह से हमारा प्योर कॉपर जो पहले था वो वापस मिल गया और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया। भाई दो रिएक्शन सेम ही रिएक्शन है, बस दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन है, दोनों का इफेक्ट ऑपोजिट है। इसमें कॉपर को ऑक्सीजन से लिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन गई, और इसी को ही अगर हमने हीट किया और हाइड्रोजन गैस पास करवाई तो हमें फिर से कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन होगी। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करिए, इसमें कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि इसमें कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अब इसमें कॉपर में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो इसमें कॉपर की रिडक्शन हो रही है।
इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अभी रिएक्शन का नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है उस सब्सटेंस को हम बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। सॉरी गलती बन गया। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, and if a substance loses the oxygen during the reaction it is said to be reduced. During this reaction कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, 1.29, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिडक्शन। और जो हमारा जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। ठीक है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are known as oxidation, reduction reactions or redox reaction. Redox reaction कौन से हो गए, जिन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रही हो, जैसे कि ये वाली रिएक्शन तुम्हारी, इसमें क्या है, सी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन वो रिमूव कर रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। ऐसी H2O ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और H2O में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रही है, इस रिएक्शन में बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे इसके और भी एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन के, जैसे कि ZNO + C। अब ZNO में क्या हो रहा है, Zn ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, और कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली इसमें MnO2 + HCl, MnCl2 + H2। अब हम Mn को कंपेयर करिए, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन, मतलब इसको ऑक्सीजन से प्यार नहीं है, सिंपल सी बात है, इसको ऑक्सीजन पसंद नहीं है। वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन को कंपेयर करिए, क्लोरीन हाइड्रोजन को छोड़ रहा है ना, इसका मतलब इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इसको हाइड्रोजन से प्यार नहीं है तो इसको ऑक्सीजन से प्यार होगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अगर हम पूरे जो हमने अब तक पढ़ा है इसको हमने 4 पॉइंट्स में सम अप करना है, ये तुम्हारी पूरी समरी है उसकी, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, इन 4 पॉइंट से तुम कोई भी क्वेश्चन जो आया है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का तुम उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। हम आगे चलते हैं। इन रिएक्शन 1.31 ZNO + कार्बन, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ZNO इज रिड्यूस टू Zn, जो तुम्हें बता चुका हूँ। सिमिलरली HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन एंड whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction it is reduced. यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मैंने यहाँ पे ऊपर तुम्हें साइड में भी लिख दिया है, सेम ही चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में, यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ, इतना ज़्यादा फर्क है। तो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जो होता है इसका, एक तो क्रोजन, एक रेंसिडिटी। अब क्रोजन क्या होता है, तुमने ऑब्जर्व करा होगा, कोई तुम अगर पुराने घर में जाते हो या फिर स्पेशली जो गेट की कुंडी होती है ना, कहीं पर वो जैम हो जाती है, तुम अच्छे से बंद नहीं कर पाते, तुम बहुत जोर लगाना पड़ता है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी जो गेट की कुंडी होती है वो आयरन की बनी होती है, लोहे की, और उसकी क्रोजन हो जाती है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा आयरन होता है वो तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है उससे रिएक्ट करके ये ऑक्सीजन को गेन कर लेता है। ठीक है, इसका एक रिएक्शन होती है जिसको हम इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग। एक रस्टिंग क्रोजन का पार्ट है। तो हम बेसिकली अगर इसको पढ़ के देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. कोई भी तुम पुराने घर में जाओ, वहाँ पे पुराना गेट है, लोहे का गेट है, या कोई कुंडी है लोहे की, या कोई भी मतलब लोहा रखा है हमारे घर में जो काफ़ी पुराना है,
वो काफ़ी टाइम बाद उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का ना, वो उसका ब्राउनिश कलर हो जाता है आउटर एरिया में, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग। लेकिन उसमें रस्टिंग में होता क्या है, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। इसमें क्या होता है, सपोज आयरन है, जब तुमने उसको ओपन रखा हुआ है तो तुम्हारी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है, मॉइस्चर में क्या होगा, तुम्हारी ऑक्सीजन होगी, एक तुम्हारा वाटर हो गया जो हमारे ऑक्सीजन में प्रेजेंट होता है। हमारे ऑक्सीजन, हमारे एयर में एक मॉइस्चर में वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेपर्स आर नथिंग बट H2O इन गैसियस फॉर्म, ठीक है, वाटर वेपर्स। ठीक है, ये दो बेसिक बेसिक जो है तुम्हारे, जो कि मॉइस्चर में प्रेजेंट होते हैं, ये तुम्हारे आयरन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है आयरन Fe2O3 डॉट XH2O, ठीक है, विच इज इन सॉलिड फॉर्म। अगर हम इसको बैलेंस करिए, इसको यहाँ पे 2 आयरन यहाँ पे आ जाएगा, ये फ्रैक्शनल में हो जाएगा, यहाँ पे X आ जाएगा, है ना। अब जो तुम्हारा ये है, जो कंपाउंड बना है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड आयरन आयरन, या फिर इसको हम, जब हम इसको केमिकल फॉर्मूला में लिखते हैं तो आयरन की जगह हम प्रेफर करते हैं फेरिक। ये इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। आयरन का जब भी हम इसको केमिकल में लिखते हैं तो हम इसको फेरिक में लिखते हैं, ठीक है। ये अभी देखो तुम्हारा आयरन है, इसमें Fe2O3 और XH2, हमने हाइड्रेटेड जब भी यूज़ करते हैं ना, इसका मतलब क्या है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर में। अब इस बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा आयरन है वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सो हम कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? Similarly जो तुम्हारा कॉपर है एंड सिल्वर है, उसको भी ऐसे तुम अगर ओपन एयर में रखते हो, वो मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करके और उसमें भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी एक लेयर बन जाती है, जिससे आयरन के ऊपर लेयर बनती है ना, हमारी रेडिश ब्राउन कलर की। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is known as corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. Basically corrosion क्या होता है, इसमें corrosion की हम definition लिखिए, the process of slowly eating up of the metals due to attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide and water vapors, etc., on the surface of metals so as to convert the metals into metal oxides, carbonates, sulfides are known as corrosion. अब इसकी डेफिनेशन तुम इसी रिएक्शन से देख के लिख सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग अप ऑफ मेटल, मतलब मेटल खराब हो जाना किसकी वजह से, ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, वाटर वेपर्स होगी, ठीक है। और ये यहाँ पे अब अटैक किस पे होता है, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड्स में, कार्बोनेट्स में, सल्फाइड्स में, जिसको हम कहते हैं क्रोजन, ठीक है। इसके अगर हम देखिए क्रोजन के 2-3 पॉइंट्स हैं, है ना, जिसके बेस पे तो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन लिख सकते हो। सबसे पहले ईटिंग अप ऑफ मेटल, जिसका मतलब मेटल ख़राब हो जाना, ठीक है। आयरन जब रस्ट होगा तो बेसिकली ख़राब ही हो जाता है वो, है ना। अब वो क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, कहाँ पे, सरफेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। और वो क्यों होता है, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करिए, है ना। ठीक है, देखो हमारे क्रोजन में क्या है, ईटिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड्स या फिर कार्बोनेट, है ना, इज नोन एज क्रोजन।
बेसिकली ये 4 पॉइंट्स है, इन 4 पॉइंट्स को याद कर लोगे तो मैं इसके ऊपर क्रोजन की खुद ही एक डेफिनेशन बना सकते हो। अच्छा, अब हमने पढ़ लिया क्रोजन क्या होता है, हमने उसके एग्जाम्पल देख लिए, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल रस्टिंग। अब इसको हम क्रोजन को हमने रोकना है, तो वो भी कैसे रोकेंगे, तो हमें क्रोजन से प्रिवेंट करना है, तो वो भी तुम इसी से पता लगा सकते हो कि सबसे मेन कारण क्रोजन का क्या है, मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होना। अगर हम इसका जो मॉइस्ट एयर से कॉन्टैक्ट है वो बंद करवा दी किसी भी तरीके से, तो मतलब कि रस्टिंग नहीं होगी, तो क्रोजन नहीं होगी। तो वो जो जो मॉइस्ट एयर से कॉन्टैक्ट है मेटल का, वो रोकने के लिए उसके बेसिकली मेन 3 तरीके होते हैं, सॉरी 2 और 3। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, पेंटिंग। मतलब हम मेटल, जो भी मेटल है उसको तुमने पेंट कर दिया, तो इसके ऊपर एक लेयर आ गई पहले से, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मॉइस्चर से नहीं होगा। दूसरा क्या है, ऑयलिंग। तुमने देखा होगा जब भी तुम्हारा जो गेट है, उसकी कुंडी है, वो जैम हो जाती है, तुम्हें बहुत जोर लगाना पड़ा बंद करने के लिए, तो मैं कहते हो उसको ऑयलिंग कर दो, उसको उसके ऊपर ऑयल फैला दो। उससे क्या होता है, उसकी एक लेयर बन जाती है जो कि तुम्हारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मॉइस्चर से बंद कर देती है। ठीक है, या फिर ऑयलिंग या फिर ग्रीजिंग। ठीक है, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। अब देखो इसमें बेसिकली क्या है, हमने इसमें एक लेयर बनाई है, इसमें क्या हमने पेंट किया है। सिमिलरली इसमें हमने ऑयलिंग की है, उसमें भी क्या हमने एक लेयर ऐड कर दी, जिसकी वजह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट उस मेटल का मॉइस्चर से नहीं होगा। इसमें भी क्या है, हम एक लेयर ऐड कर रहे हैं, इसमें लेयर ऐड कर रहे हैं जिंक की। अब हम जो हमारा आयरन ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर एक जिंक की लेयर ऐड करते थे, जिसकी वजह से उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं होता। ठीक है, उस प्रोसेस को स्पेसिफिक नाम दे रखा है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अब ये तुम्हारे 3 पॉइंट्स हो गए अगर हमने रस्टिंग को रोकना है। बाकी इन 3 पॉइंट्स को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर 3 में आएगा। एक क्रोजन वाला टॉपिक तुम्हारा चैप्टर 3 में फिर से आएगा, हम उसमें और डिटेल में पढ़ लेंगे कि बाकी इसकी डेफिनेशन वगैरह दोबारा पढ़ेंगे, तो हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। इन 3 पॉइंट्स है, गैल्वेनाइजेशन है, इसकी रिएक्शन, इसका प्रोसेस, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, पेंटिंग, इन सबको डिटेल में दोबारा पढ़ेंगे। तो हम आते हैं रेंसिडिटी पे। अब रेंसिडिटी क्या होती है, तुमने देखा होगा जब भी तुम कोई खाना, फैट या फिर ऑयल को तुम ओपन में रख देते हो, तो वो स्मेल मारने लग जाता है, कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी बेसिकली क्या हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर जो भी तुमने खाना जो तुमने ओपन में रख दिया, कुछ जिसमें फ़ैट है, ऑयल है, तो वो भी तुम्हारे एटमॉस्फेरिक में जो एयर है उससे रिएक्ट करके तुम्हारा जो उसको खाने को ख़राब कर देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयली फूड्स, ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड इज नोन एज रेंसिडिटी, या फिर विच causes it to smell bad is known as rancidity। है ना, मैं ये रिएक्शन को रब कर देता हूँ। तो बेसिकली रेंसिडिटी क्या होती है, ये भी देखो क्रोजन में क्या आता है, हमारे मेटल से ऑक्सीडेशन हो रही थी, है ना। रेंसिडिटी में क्या है, तुम्हारे ऑयली एंड और फैट्स इन द फूड, तो हमारे फूड मटेरियल की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसके अंदर हमारे ऑयल्स है या फिर फैट्स प्रेजेंट है। ठीक है, when fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. Usually substances which prevent oxidation। अब देखो, अब अगर तुमने इसकी प्रिवेंशन करनी है कि ये मतलब कि रेंसिड ना होए, तो फिर से हमने इसको ना मतलब ऑक्सीडेशन होने से रोकना पड़ेगा। सिमिलरली इसके केस में था, हमें इसको ऑक्सीडेशन होने से रोकना था, उसके लिए क्या था, हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तोड़ना था एयर से, जिसके लिए 3 पॉइंट्स से। अब बेसिकली इसके लिए अब हम इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो तोड़ नहीं सकते कि हमने खाने को पेंट कर दिया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टूट के, ये तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेगा वो ऐड करते हैं, ताकि फूड कंटेमिनेट ना आए। ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको फूड को सबसे पहला पॉइंट हम लिखिए एंटी
ऑक्सीडेंट्स। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट क्या है, हमने फूड को वैक्यूम में रखा, वैक्यूम पैकेजिंग। तो वैक्यूम का मतलब क्या, कोई एयर प्रेजेंट नहीं है उसमें। अब कोई एयर प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियसली उसकी रिएक्शन नहीं होगी, उससे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, तो वो प्रिवेंट हो जाएगा। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, हमने एयर को रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन गैस से। तुमने सुना होगा कई बार जो फूड होता है वो ऐसे कंटेनर्स में रखा जाता है जो कि नाइट्रोजन गैस से भरी होती है। तो फिर से नाइट्रोजन गैस है तो वो स्पॉयल नहीं होगा, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडाइज नहीं करती, ऑक्सीजन करती है। या फिर सबसे जो मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक पॉइंट है इसका, जो कि तुम्हें याद रहना ही चाहिए, जो तुम्हारे घर में हमेशा ही होता है, वो होता है रेफ्रिजरेशन। मतलब कि जो हमारा फूड है उसको फ्रिज में रख देना। ठीक है, अब देखो, यूजली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। एयर टाइट मतलब वैक्यूम पैकेजिंग, है ना। अब इसने क्या बोला है, हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, पूरी तरह प्रिवेंट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि तुम जितना मर्जी एयर टाइट कर लो, तुम कंप्लीटली किसी भी चीज़ को मतलब कि कंप्लीटली वैक्यूम नहीं बना सकते। तो मैंने वैक्यूम बोला कि मतलब कि एयर फ्री है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, पर इट्स एन आइडियल कॉन्सेप्ट। मतलब कि तुम्हें रियलिटी में कोई भी चीज़ को इतना एयर फ्री नहीं कर सकते कि उसमें कभी भी एयर जाए ही ना। तो मतलब कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि वो अनलिमिटेड टाइम के लिए ऑक्सीडेशन नहीं होगी उसकी। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स और चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तुमने कई बार सुना होगा, तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं तुमने चिप्स लेने तो फुल्ली लेने हैं। कई बार चिप्स का पैकेट ना पिसा हुआ होता है, उसमें हवा नहीं होती। इसका मतलब अगर उसमें हवा नहीं है तो वो ख़राब हो सकते हैं अंदर से, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस नहीं है। जो फुल्ले होते हैं वो नाइट्रोजन गैस से भरे होते हैं, ताकि जो चिप्स का जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा देर तक रहे, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब ना हो। इसलिए हम प्रेफर करते हैं जब चिप्स लेना चाहें हम फुल्ली हुए चिप्स लिए। उसका रीज़न यही है, नाइट्रोजन गैस। और तीसरा रीज़न सबसे मोस्ट बेसिक है, रेफ्रिजरेशन। अगर तुमने बचाना है किसी फूड को ख़राब होने के लिए तो डिले करना है, बिल्कुल तो नहीं बचेगा। तो कोई भी जो तुम्हारा मेथड है इस लाइफ टाइम के लिए बचा रहेगा, कभी ना कभी तो ख़राब होगा ही। किसी ना किसी चीज़, हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट तो होती है ना। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये हमने आज का टॉपिक शुरू ही इससे किया था। वो कलर चेंज क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन क्या होती है, हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को आयरन के साथ रिएक्ट करवा के आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन तुम्हारे पीछे मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करी हुई है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन दैट गिवन इन एक्टिविटी 1.1। ये तुम्हें मैं दे देता हूँ एक, इसमें तुम लिख सकते हो AgNO3 को अगर हम रिएक्ट करवा दिए NaCl से, सोडियम क्लोराइड, है ना, तो बेसिकली क्या बन जाएगा तुम्हारा AgCl प्लस NaNO3, है ना। ये तुम्हारी एक रिएक्शन है जिसको तुम लिख सकते हो। इसमें अगर हम थोड़ा और स्पेसिफिक चाहिए, एक्वस, ऑफ कोर्स ये भी एक्वस, ठीक है, ये तुम्हारा सॉलिड हो जाएगा। तो बेसिकली ये तुम्हारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल होगी, और ये भी एक्वस, ठीक है। अभी इसको हम क्या कहते हैं, तुम्हारा होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये तुम्हारा क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ये तुम्हारा क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड। ये तुम्हारा क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। हम आते हैं आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इजी है, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन से प्यार है, रिड्यूस मतलब हाइड्रोजन से प्यार है। अब सोडियम है और यहाँ पे सोडियम है, इन दोनों को कंपेयर करोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, मतलब इसने ऑक्सीजन गेन कर ली। इसका मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है।
और ना ऑब्वियसली फिर O2 की तो रिडक्शन होगी। वैसे ही CuO है, अगर CuO यहाँ पे कॉपर है, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका मतलब है कॉपर की रिडक्शन हो गई। अब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ले लिया, इसका मतलब है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। अब तुमने इसको लिखना कैसे आंसर, एक तो पैराग्राफ फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कर दो कि सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, एक ही रिएक्शन लिख के इसको ड्रामेटिकली भी तुम शो कर सकते हो, ऐसे बना के एरो और पूरा ऑक्सीडेशन लिख दो, जैसे पीछे बुक में दे रखा है तुम ऐसे भी शो कर सकते हो इसको। ठीक है, तुम्हारा आंसर जितना प्रेजेंटेबल होगा उतना अच्छा रहेगा। तो हम आगे चलते, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। एक बार हम ये समरी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड, अब तक हमने चैप्टर में पढ़ा क्या। A complete chemical equation represent the reactants, products and their physical state symbolically। ठीक है, देखो हम कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको नाम से लिखना बहुत बड़ा टास्क है, हम सिम्बॉलिकली लिखेंगे तो छोटे फॉर्म में लिखा जाएगा, जल्दी लिखा जाएगा। A chemical equation is balanced so that the number of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and the product side of the equation। Equation must always be balanced। और इसका ये भी है ना, तुम्हारा बैलेंस इक्वेशन है तुम्हें बहुत कुछ बता देती है। अगर जैसे कि तुमने वो वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर वाला, उसमें क्वेश्चन बनता है कि तुम्हारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट तुम्हारे टेस्ट ट्यूब में बनती है ऊपर, तुम उसको ईजिली आंसर कर पाओगे अगर तुम्हें उसकी रिएक्शन याद है, अगर तुम्हें उसकी बैलेंस रिएक्शन याद है। ठीक है, वैसे ही इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ये सभी अलग अलग टाइप्स के रिएक्शन की डेफिनेशन आ गई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस decomposes to give 2 or more substances or simpler substances। Reaction in which heat is given out along with the products are known as exothermic reaction। जिसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और सिर्फ हीट नहीं, एनर्जी, कोई भी एनर्जी इसमें अब्जॉर्ब हो रही है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। हम इसमें हीट से ज़्यादा रिलेट करते हैं इसको, क्योंकि थर्मिक जो होता है वो हमेशा हीट से रिलेट किया जाता है। जब इसमें थर्मिक आता है ना, वो हमेशा इसका मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं हीट की बात हो रही है। When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs। Two different atoms or groups of atoms, ions, are exchanged in double displacement reaction। Precipitation reactions produce insoluble salts। Reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances। Oxidation is gain of oxygen or loss of hydrogen, मतलब इसको ऑक्सीजन से प्यार है। Reduction is loss of oxygen और gain of hydrogen, इसको हाइड्रोजन से प्यार है ना। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। एक बार इसको खुद रीड करके देखना पूरी NCERT को, और फिर से क्वेश्चंस ला कर देखना, जब बैक क्वेश्चंस है करके देखो सॉल्व मुझे होते हैं। और अगले लेक्चर में इसके सॉल्यूशंस है जो भी बैक क्वेश्चंस के, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।